हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के इस टेस्ट सीरीज में। फ्रेंड्स, इसके पहले के सेट प्रैक्टिस को अगर यूट्यूब पर आपको देखना है तो यूट्यूब केसरिया कंप्यूटर क्लास यूट्यूब चैनल को सर्च करेंगे और उसके बाद सेट नंबर डाल के वहां पर आसानी से 47 के पहले का सेट प्रैक्टिस आप आसानी से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आरसीईटी बीपीएससी के पीटी के लिए, बिहार एसएससी सचिवालय सहायक पीटी और मेंस दोनों के लिए तथा बिहार दरोगा स्पेशल सेट प्रैक्टिस पीटी और मेंस दोनों के लिए, इन तीनों ही एग्जाम में, जो कि तीनों के तीनों ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, और इन तीनों एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है भविष्य में। फ्रेंड्स, आप इसके अलावा के जो भी एग्जाम होगा, स्टेट लेवल का एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, आप उसे भी रिलेट करके इसको देख सकते हैं और आप रिवीजन कर सकते हैं सेट प्रैक्टिस को। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो भी आपका एग्जाम नजदीकी एग्जाम होगा, हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम उसी सीक्वेंस में भी आपको क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे जिस सीक्वेंस में आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह 47 नंबर से प्रैक्टिस है। अगर इसका पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है केसीसी ऑफिशियल, यहां से आप जाकर आसानी से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। और अगर आगे आने वाले भविष्य में जो भी हम सेट प्रैक्टिस आपको यूट्यूब पर करवाएंगे, वो सेट प्रैक्टिस का अगर पीडीएफ आपको लेना है विदाउट आंसरिंग, यानी बिना आंसर किए हुए, बिना टिक लगाए हुए भी पीडीएफ आपको वहां मिलेगा, और डिस्कशन किया हुआ पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर केसरिया कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आपको कुछ सिखा पाने में सक्षम हो रहे हैं, कुछ अच्छा चीज सिखा रहे हैं और आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके कैरियर को लेकर काफी बेनिफिट होने वाला है या होगा, तो आप इसे शेयर किया कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दिया कीजिएगा। क्लियर? तो चलिए आज का पहला हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, एक तरफ रिलेटेड व्यक्ति है और उससे रिलेटेड जो समाधि स्थल है उसकी चर्चा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कहता है। तो विजय घाट जो है वह किस व्यक्ति से? तो लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। अभय घाट की अगर चर्चा हम करते हैं तो मोरारजी देसाई, अभय घाट जो है वो मोरारजी देसाई से संबंधित समाधि स्थल है। चैत्र भूमि जो है वो BR अंबेडकर से संबंधित समाधि स्थल है, और कर्म भूमि जो है वो शंकर दयाल शर्मा से संबंधित समाधि स्थल है। क्लियर? तो हम मिलान कर लेते हैं। इसका मिलान क्या होना चाहिए? इसका मिलान डी होगा, CDBA, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की स्थापना कब की गई थी? NSG की स्थापना सबसे पहली बात देख लेते हैं, 1884 ईस्वी में NSG की स्थापना होती है। ध्यान देंगे, थोड़ा सा इसका डिटेल्स अगर देखते हैं तो देश में आतंकवादी को चुनौती का सामना करने के लिए 1984 ईस्वी में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना की गई थी। ध्यान देंगे, NSG यूके के SAS, यह NSG जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूके का यानी ब्रिटेन का, यूके का SA, यूके का SAS और जर्मनी का GSG 9 कमांडो पर आधारित सैन्य संगठन है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है कभी भविष्य में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का NSG जो है वह किस देश के सैन्य संगठन से संबंधित है या रिलेटेड है, तो समझेंगे। ठीक जैसे यूके का SAS कमांडो है, सैन्य संगठन ही है SAS, और जर्मनी का GSG 9 कमांडो पर आधारित सैन्य संगठन भारत का NSG कमांडो है। आप एक बात और ध्यान रखेंगे, इसका NSG जो है वो 2 समूह में बटा हुआ है। यह NSG जो है भारत का यह 2 समूहों में बटा हुआ है। कौन कौन है? तो स्पेशल एक्शन ग्रुप पहला है, और दूसरे की ओर अगर यदि जो ध्यान देते हैं तो दूसरा स्पेशल रिजर्व ग्रुप, ये 2 समूहों में बटा हुआ है। ध्यान देंगे, यह जो है स्पेशल
जो स्पेशल एक्शन ग्रुप हम आपको पहला ग्रुप जो आपको बताए वह स्पेशल एक्शन ग्रुप जो है वह सैन्य कर्मचारी इसमें होते हैं, इसमें सैन्य कर्मचारी होते हैं, जबकि स्पेशल रिजर्व ग्रुप जो है वह आमतौर पर राज्य पुलिस बल के कर्मचारी इसमें होते हैं। ये जो होते हैं वो राज्य पुलिस बल के कर्मचारी होते हैं। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, अगर वीडियो कुछ लंबा भी जाता है तो आप इसको सॉल्यूशन को, डिस्कशन को देखने का पूरा प्रयास करेंगे, आपको निश्चित तौर पर कुछ अच्छा ही इसमें हर दिन आपको देखने को मिलेगा। और शेयर जरूर किया कीजिएगा। तो राज्य पुलिस बल के कर्मचारी जो होते हैं स्पेशल रिजर्व ग्रुप के अंतर्गत एनएसजी कमांडो के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें कि यह एनएसजी कमांडो है, इसे ही ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान देंगे, ब्लैक कैट कमांडो, ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। ट्रेनिंग सेंटर की अगर यदि जो बात किया जाए, एनएसजी का ट्रेनिंग सेंटर कहां है, तो ट्रेनिंग सेंटर भी लिखेंगे। ट्रेनिंग सेंटर इसका कहां है, तो मानेसर जो हरियाणा में पड़ता है, मानेसर हरियाणा में। क्लियर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एयरफोर्स एकेडमी भारत में कहां स्थित है, तो एयरफोर्स एकेडमी जो है वो भारत में हैदराबाद में स्थित है। और भी एयरफोर्स से संबंधित अगर प्रशिक्षण संस्थान की अगर यदि जो बात कर लेते हैं तो एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज पहले आता है। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज यहीं पर दिया हुआ है कोयंबटूर, तो यहीं लिख देंगे एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज जो है वो कोयंबटूर में स्थित है। ध्यान देंगे, बेंगलुरु जो जलाहली, ध्यान देंगे जलाहली, बेंगलुरु के जलाहली में ध्यान रखेंगे, बेंगलुरु के जलाहली में जो स्थित है वह एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज है, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज। क्लियर, ध्यान रखेंगे। जबकि आगरा की अगर यदि जो बात करते हैं तो पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल है, पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल जो है वो आगरा में स्थित है। एक चीज और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल जो एयरफोर्स से ही संबंधित है, एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल जो है वह स्थित है बीदर जो कर्नाटक में स्थित है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व विरासत दिवस जो है वह मनाया जाता है 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, इसके अलावा भी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, जबकि 22 अप्रैल की अगर यदि जो बात करते हैं तो पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO नाम दिया गया है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना की अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को किया गया था। लेकिन यह WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, यह पहले था गैट। यह पहले क्या था, गैट था। गैट का पूरा रूप क्या होता है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड होता है। जनरल एग्रीमेंट ट्रैफिक एंड ट्रेड अंग्रेजी में आधा हिंदी में लिखा गया, कोई बात नहीं।
जनरल एग्रीमेंट ट्रैफिक एंड ट्रेड होता है गैट का पूरा रूप। इसकी स्थापना की अगर यदि जो बात किया जाए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी देता है, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1948 ईस्वी में किया गया था और इसी के स्थान पर WTO ने अपना स्थान लिया 1 जनवरी 1995 ईस्वी में। क्लियर। इसका मुख्यालय की अगर यदि जो बात किया जाए कि इसका मुख्यालय तो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अच्छा एक चीज और उसमें ध्यान रखेंगे कि इसका महानिदेशक वर्तमान में WTO का महानिदेशक, वर्तमान महानिदेशक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, नागोजी ओकांजा इबेला। नागोजी ओकांजा इबेला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और यह नागोजी ओकांजा इबेला जो है वो एक महिला है और यह कहां की है, नाइजीरिया की, यह भी ध्यान रखेंगे। नाइजीरिया की है, यह ध्यान रखेंगे। यह WTO की प्रथम महिला है जो महानिदेशक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए, तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है जो पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके स्थान पर ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता है। एक और लिख लेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। 5 जून की अगर यदि जो बात करते हैं तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई की बात की जाए तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जबकि 22 अप्रैल की बात किया जाए तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से किसका आयु का पता लगाता है? तो C14 टेक्निक से पता लगाया जाता है, जीवाश्म के आयु का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। और भी ध्यान रखेंगे कि चट्टानों की आयु को ज्ञात करना है तो यूरेनियम डेटिंग विधि, यूरेनियम डेटिंग थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग विधि का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। ये चीज ध्यान रखेंगे, चट्टान हो गया या भवन भी हो गया या पर्वत, ये तीनों को ध्यान रखेंगे, ये तीनों को आप ध्यान रखेंगे। यूरेनियम डेटिंग पद्धति का इस्तेमाल करके ही इसकी आयु का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से किसको जाना जाता है? तो भारत में चावल के कटोरा का क्षेत्र कृष्णा गोदावरी डेल्टा के रूप में जाना जाता है। क्लियर। कृष्णा एवं गोदावरी नदियां प्रतिवर्ष क्या होती है कि जलोढ़ मिट्टी का उत्पादन करती है, प्रत्येक वर्ष जलोढ़ मिट्टी का उत्पादन करती है, जिसके कारण से यहाँ की मिट्टी जो आसपास की होती है क्षेत्र की, वो काफी उपजाऊ होता है और वो चावल का, धान का उपज करने के लिए काफी पर्याप्त होता है। इसलिए ऐसे क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है जो कृष्णा गोदावरी नदी डेल्टा के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। और यह भी ध्यान रखेंगे, राजस्थान में सांभर झील जो है वह उसके नजदीक में, सांभर झील के पास, सांभर झील आर्द्र भूमि जो स्थल है उसके पास स्थित है, के पास स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सांभर झील आर्द्र भूमि स्थल जो है वो राजस्थान में दोनों स्थित है। एक तो केवलादेव भी राष्ट्रीय उद्यान भी और सांभर झील राष्ट्रीय उद्यान भी, सांभर झील जो है वो भी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? तो वंदे मातरम जो है वह पहली बार 1896 ईस्वी में गाया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा।
अब यह ध्यान देंगे, यह 1896 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? ध्यान रखेंगे, कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। और इसे गायन जो है कलकत्ता अधिवेशन में जो गाया गया था उसकी अध्यक्षता जो है वह किसके द्वारा किया गया था? तो रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था, जिसमें पहली बार वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत, जो भारत का भी वर्तमान समय में राष्ट्रीय गीत है, तो राष्ट्रीय गीत को सबसे पहली बार 1896 ईस्वी में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना MG रनाडे के द्वारा किया गया था। महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, जो कि 1867 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखेंगे, 1867 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? तो लॉर्ड डफरिन का यह कथन था कि कांग्रेस जो है वो केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए है वारेन हेस्टिंग्स के समय में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1780 ईस्वी से लेकर 1780 से यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 ईस्वी से लेकर 1784 ईस्वी के बीच हुआ था। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे इस समय। और ध्यान देंगे तो यह समाप्ति कब हुआ? समाप्ति भी ध्यान रखेंगे, इसकी समाप्ति 1784 ईस्वी में किया गया था। 1784 ईस्वी में जब मंगलौर की संधि हुई, इसके द्वारा यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। तो मंगलौर की संधि के तहत इसे समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत कब किया गया था? तो अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में किया गया था। अकबर के द्वारा इलाही संवत की शुरुआत हुआ था। एक संवत बनाया था अकबर ने 1583 ईस्वी में, जिसे इलाही संवत के नाम से जाना जाता है। क्लियर। ध्यान देंगे, इलाही संवत तो 1583 ईस्वी में हो गया। इसके अलावा अकबर के द्वारा दिन्ने इलाही की भी स्थापना किया गया था। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिन्ने इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में, दिन्ने इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा ही किया गया था। ध्यान देंगे, 1579 ईस्वी ऑप्शन नंबर सी में है, मजहर की घोषणा अकबर ने की थी। मजहर की घोषणा अकबर के द्वारा ही किया गया था। जबकि 1575 ईस्वी की बात करते हैं, तो इबादत खाना की स्थापना, इबादत खाना की स्थापना जो है वो अकबर के द्वारा किया गया था 1575 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलो कॉन्टी निम्नलिखित में से किस शासक के समय विजयनगर पर आया था? निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के शासनकाल में, देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कॉन्टी भारत का अभियान किया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में। अगर देवराय द्वितीय के शासनकाल में देखेंगे तो अब्दुल रज्जाक भारत आया था। अब्दुल रज्जाक भारत आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अगर देखा जाए कृष्ण देवराय के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? डोमिंगो पायस आया था। डोमिंगो पायस जो है वो विजयनगर की यात्रा पर कृष्ण देवराय के शासनकाल में आया था। अच्युत देवराय के शासनकाल में नूनीज ने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा किया गया था? तो दिल्ली के अमीरों का दमन इल्तुतमिश के द्वारा पहली बार किया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा किए गए कई प्रकार के कार्य थे, जिसमें से ध्यान रखेंगे पहला जो कार्य है दिल्ली के अमीरों का दमन किया था, पहली बात। दूसरी बात की ओर अगर यदि जो ध्यान देते हैं तो यह कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को, कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किया। जबकि फिर तीसरी की ओर देखते हैं, तीसरा काम इसके द्वारा क्या किया गया था? तो इन्होंने एकता प्रणाली चलाई थी, एकता प्रणाली का गठन किया था। अगर और बात किया जाए, इन्होंने चौथी
कार्य क्या किया था? तो 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया जिसे तुर्कान ए चिहलगान कहा गया। तो डायरेक्ट लिखेंगे तुर्कान ए चिहलगान की स्थापना किया था। क्लियर? तो यह 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन था जिसे तुर्कान ए चिहलगान कहा गया था और यह इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो इल्तुतमिश के द्वारा 4 प्रमुख कार्य निश्चित तौर पर किया गया था। दिल्ली के अमीरों का दमन, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा, एकता प्रणाली चलाया तथा तुर्कान ए चिहलगान की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में धम्म की व्याख्या किया गया है? अब ध्यान देंगे, कल भी यह क्वेश्चन हम बताए थे कि अशोक के 14वें शिलालेख है, 1 से लेकर 14 शिलालेख है। अशोक ने अपने अभिलेखों को 3 प्रकार के रूप में लिखा है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुफालेख या गुहालेख कहा जाता है, जिसमें से अशोक ने 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या पूरी तरीका से किया है। जबकि 9वें शिलालेख की अगर यदि जो बात किया जाए तो इसमें हम बताए थे सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार, सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार, सच्चे शिष्टाचार की चर्चा जो है वो 9वें शिलालेख में किया है। जबकि 6ठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण नियंत्रण के विषय में जानकारी जो है वो अशोक ने दिया है। जबकि 14वें बृहत शिलालेख में अशोक ने सभी को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है, बिताने हेतु प्रेरित किया है सभी जनता को कि धार्मिक जीवन जीना बेहतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग स्तंभलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो प्रयाग स्तंभलेख की अगर चर्चा करते हैं तो समुद्रगुप्त से संबंधित अभिलेख है प्रयाग स्तंभलेख। पहले यह कौशांबी में था, यह प्रयाग स्तंभलेख पहले कौशांबी में था, कौशांबी में स्थित था, लेकिन बाद में इस स्तंभ को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। बाद में अकबर ने इसे कहां लाया? इलाहाबाद के किले में, इलाहाबाद के किले में स्थापित किया, किले में लाया। क्लियर है? तो प्रयाग स्तंभलेख जो है वो समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि हरिसेन थे उसके द्वारा इसकी रचना की गई थी। ध्यान रखेंगे, हरिसेन के द्वारा इसकी रचना, प्रयाग स्तंभलेख की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित पुराण है? तो ध्यान देंगे, विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश से संबंधित पुराण है। क्लियर? मौर्य वंश से संबंधित पुराण जो है वो विष्णु पुराण है। ध्यान देंगे, अब यह विष्णु पुराण जो है, जबकि यह आंध्र सातवाहन वंश से जो है वो मत्स्य पुराण है। ध्यान देंगे, पुराणों की कुल संख्या भारतीय इतिहास में 18 है, जिसकी रचना लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा किया गया था। तो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित जो पुराण है वह ध्यान देंगे तो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण जो है वो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, जबकि गुप्त वंश से संबंधित जो है वह वायु पुराण है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। राज्य के विधानसभा का 17वां जो होगा वो राज्यपाल की अनुमति से होगा, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 17वां की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के 2 में किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया? 31वां संवैधानिक संशोधन 1973 के द्वारा, 1973 ईस्वी के द्वारा 31वां संवैधानिक संशोधन हुआ। पहले प्रतिनिधियों की संख्या 500 से बढ़ा दिया जाएगा। अब क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित थी? 500 निर्धारित थी। कितनी थी? 500 निर्धारित थी। अब यह 500 से बढ़ाकर 525 किया गया, वह किया गया
31वां संवैधानिक संशोधन के तहत इसे 500 से बढ़ाकर 525 तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य की अधिकतम संख्या 25 से घटा दी गई और 20 कर दी गई। ये भी ध्यान रखेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो थी, सदस्य संख्या वो थी 25, इसको घटाकर 20 कर दिया गया। क्लियर। वर्तमान समय में देखा जाए तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है वह 543 है। वर्तमान समय में वर्तमान सदस्य संख्या 543 है। इसका ध्यान देंगे, क्यों? क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन जो था उसको समाप्त कर दिया गया है 104वां संवैधानिक संशोधन करके। 2020 में 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 331 का प्रयोग करके लोकसभा में मनोनयन किया जाता था, इस पद को समाप्त कर दिया गया है, जिसके तहत अब वर्तमान समय में लोकसभा सदस्य की संख्या जो है वो 543 रह गई है। अब 543 के 4300 निर्वाचित है। मनोनयन सदस्य को समाप्त कर दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत सरकार की कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार के कानूनी विषयों पर परामर्श देने का अधिकार जो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान न्यायवादी का होता है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। अटॉर्नी जनरल की चर्चा अनुच्छेद 76 में किया गया है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। लेकिन अटॉर्नी जनरल जो है वो कानूनी विषय पर केंद्र सरकार को सलाह जो देंगे, परामर्श जो देंगे, उसकी चर्चा जो किया गया है वो अनुच्छेद 76 का ख यानी अनुच्छेद 76 के 2 में किया गया है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान ये भी रखेंगे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान न्यायवादी जो होते हैं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण किए हुए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। देश का नागरिक होना चाहिए, ये तो बहुत मस्ट है। पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि भाई ये तो लिया गया है अकबर के शासनकाल से। अकबर पढ़ा लिखा नहीं भी था, लेकिन सबसे योग्य शासक मुगल काल का अकबर ही रहा था। टिप्पा छाप भी था, लेकिन सबसे योग्य शासक अकबर ही था, क्योंकि उसके दरबार में पढ़े लिखे का नवरत्न होता था। तो इससे कोई जाहिर बात है कि इससे कोई प्रमाणित नहीं होता कि अनपढ़ व्यक्ति देश नहीं चला सकता है। तो पढ़ा लिखा होना चाहिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार को, यह पूरी तरीका से गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है, टिप्पा छाप भी है फिर भी राष्ट्रपति बन सकता है। लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था? आप ध्यान देंगे, अभी तक तो आपने सुना होगा त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, लेकिन 4 स्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था जो है वो है पश्चिम बंगाल राज्य में, जिसके तहत ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद। ध्यान रखेंगे, चारों पंचायती राज्य को याद रखेंगे। ग्राम पंचायत, इसके अलावा अंचल पंचायत, इसके अलावा ध्यान रखेंगे आंचलिक पंचायत, इसके अलावा ध्यान रखेंगे जिला परिषद। आंचलिक पंचायत नहीं, परिषद याद रखेंगे, आंचलिक परिषद और लास्ट में जिला परिषद सर्वोच्च स्थान पर, जिला परिषद। तो ये 4 प्रकार का पंचायती राज व्यवस्था पश्चिम बंगाल में स्थित है। ध्यान रखेंगे, यहां पे ग्राम होना चाहिए, ग्राम पंचायत। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 263 में किया गया है, अनुच्छेद 263 में वर्णित किया गया है। ध्यान देंगे, अनुच्छेद 262 जो है वो अंतरराज्यीय जल विवाद परिषद है, अंतरराज्यीय जल विवाद परिषद की स्थापना जो है अनुच्छेद 262 में किया गया है। 266 की अगर बात करते हैं तो संचित निधि की चर्चा किया गया है, संचित निधि की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि की चर्चा किया गया। संचित निधि से धन कौन निकालता है? तो धन निकाल सकता है संचित निधि से
संसद, जबकि आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया? तो संविधान संशोधन का उल्लेख जो है वो 20वें भाग में किया गया है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। ध्यान देंगे, अनुच्छेद 17 में जो भाग 17 में जो किया गया है राज्य भाषा की चर्चा किया गया है। भाग 18 की अगर यदि जो बात करते हैं तो आपात उपबंध की चर्चा किया गया है भाग 18 में। और ध्यान देंगे, भाग 22 की अगर चर्चा करते हैं तो संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निरसन की चर्चा किया गया है। संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राकृतिक पाठ, प्राधिकृत पाठ, प्राकृतिक नहीं होगा, प्राधिकृत पाठ की चर्चा जो है भाग 22 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में इसकी चर्चा मिलती है। ध्यान देंगे, एक चीज और ध्यान देंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो है ये तो निर्वाचन है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन होता है राज्यसभा, अच्छा यही लिख देते हैं, राज्यसभा सदस्यों का नामांकन की चर्चा की बात किया जाए तो आयरलैंड के संविधान से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है? तो टेफ्लॉन जो होता है वो टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ऑप्शन नंबर ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है। ध्यान देंगे, टेट्राफ्लोरोएथिलीन को इस फॉर्म में लिखा जाता है CF2 डबल बॉन्ड CF2 के रूप में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? तो बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के बहुलक का मिश्रण होता है। तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिनॉल को हम लिखते हैं C6H5O4, फिनॉल को C6H5O4 के रूप में लिखा जाता है, जबकि फॉर्मेल्डिहाइड की अगर बात करते हैं तो CH2O के रूप में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल का नाम क्या होता है? तो कार की बैटरी में जो प्रयोग होता है उसे सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु होता है? तो सबसे भारी धातु इसमें से बात कर लेते हैं। तो सबसे भारी धातु जो है वो प्लैटिनम है। ऑप्शन नंबर डी, प्लैटिनम सबसे भारी धातु होता है। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व सर्वाधिक होता है। क्योंकि यहीं पर लिख लेंगे, क्योंकि अब आज का क्वेश्चन जो आजकल का है तो ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन क्या रहता है कि कौन सा सबसे भारी धातु इसमें से प्लैटिनम है। ऐसा क्यों है? तो क्योंकि इसका घनत्व जो है, इसका घनत्व सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज का। जबकि सर्वाधिक भारी धातु की बात किया जाए, ये तो सर्वाधिक भारी सबसे दी गई ऑप्शन के अनुसार है। अच्छा, इसमें से अगर रहता ओस्मियम, ओस्मियम अगर ऑप्शन रहता तो आपका ओस्मियम हो जाता, लेकिन दिया गया ऑप्शन में आपको चूज करना है तो प्लैटिनम हो जाएगा। ऐसे सर्वाधिक भारी धातु, सर्वाधिक भारी धातु जो है वो कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे ओस्मियम, ओस्मियम सबसे भारी धातु के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रासायनिक शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? लेवोजियर को आधुनिक रासायनिक शास्त्र का जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। ध्यान देंगे, यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस होता है जिसकी खोज जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा 1793 ईस्वी में किया गया था। जोसेफ प्रिस्टले ने सन 1793 ईस्वी में नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किया था। सब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? तो ऑक्सीजन जो अनुपस्थित रहता है वो
किरोसिन में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। किरोसिन में पाया क्या जाता है, तो ध्यान रखेंगे नेफ्थीन, नेफ्थीन पाया जाता है, पैराफीन पाया जाता है, पैराफीन पाया जाता है और सौरामिक हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। सौरामिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने विविध सांस्कृतिक के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। यह कथन किसका है, तो ध्यान देंगे यह कथन महात्मा गांधी का बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाया और उसे लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। ये भारतीय रेलवे के बारे में महात्मा गांधी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। क्लियर। इसके अलावा सुनहरी क्रांति जो है वो फल के उत्पादन से, सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति जो है वो फल के उत्पादन से। मसाला क्रांति की अगर यदि जो मसाला उत्पादन की बात करेंगे तो बादामी क्रांति, बादामी क्रांति जो है वो मसाला उत्पादन से। और बागवानी की अगर बात किया जाए तो स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति जो है वो बागवानी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, पहले भी यह क्वेश्चन दे चुके। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात है। क्लियर। चुलिया के अलावा भी याद रखेंगे पुनासा जलप्रपात, भी एक और याद रखेंगे पुनासा जलप्रपात। पुनासा जलप्रपात जो है वो भी चंबल नदी पर स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी नहीं है, तो अंतर्वाही नदी नहीं है वो है लूनी नदी, जो अंतर्वाही नदी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। लूनी नदी की सहायक नदी की अगर यदि जो बात किया जाए तो जोवाई, सुकरी, जोजारी, यह सभी इसकी सहायक नदी के अंतर्गत आता है। सहायक नदी की बात किया जाए तो जोजारी, इसके अलावा सुकरी, इसके अलावा जोबाई इसकी सहायक नदियों में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर की जलधारा निम्नलिखित में से इसमें से कौन सी नहीं, बहुतों बार बताया। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा भी, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा भी। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा का ट्रिक क्या बताया है, तो उसमें बताया गर्म जलधारा में कहते गब्रा बीबी यानी गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ब्राजीलियन जलधारा, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा और दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। जबकि ठंडी जलधारा में बताया है फॉकलेबे। फॉकलेबे का मतलब होता है फॉकलैंड जलधारा, कनारी जलधारा, लेब्राडोर जलधारा और बेंगुएला जलधारा। ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा दोनों के बारे में चर्चा कर दिए गए हैं। तो हम बता देते हैं गर्म के अंतर्गत अटलांटिक महासागर के गर्म जलधारा में ट्रिक क्या करते हैं, तो गब्रा बीबी, गब्रा बीबी इतना याद रखेंगे, आपका याद रह जाएगा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। जबकि ठंडी जलधारा के अंतर्गत ध्यान रखेंगे तो फॉक लेबे। अब गब्रा से गल्फ स्ट्रीम, ब्राजीलियन, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। जबकि ठंडी में फॉकलैंड जलधारा, कनारी जलधारा, लेब्राडोर जलधारा और बेंगुएला जलधारा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसमें से आपका कौन सा है जो अटलांटिक महासागर के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया, तो अलगुहास जो है वो अटलांटिक महासागर के जलधारा के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, यह प्रशांत महासागर की जलधारा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आप इसको हिंद महासागर के अंतर्गत शामिल किया जाता है अलगुहास। यहीं पर हिंद महासागर की जलधारा है अलगुहास जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बना हुआ है, तो मैग्मा और लावा के जमने से चूना पत्थर जो है वह नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाती है, उसे ही देशांतर रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है देशांतर, इसको बनाएंगे देशांतर रेखा कहलाता है। जो एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिला देता है उसे देशांतर रेखा कहा जाता है। जबकि अक्षांश रेखा जो होता है ग्लोब है, ठीक है ना। देशांतर रेखा ऊपर वाला ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। जबकि अक्षांश रेखा जो होता है वो एक वृत्त का निर्माण करता है और प्रत्येक देशांतर रेखा वो एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है, इतना आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है,
तो बृहस्पति के बाद शनि जो है वो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है, जबकि सबसे बड़ा बृहस्पति होता है। उसके बाद अरुण होता है और उसके बाद वरुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त क्षीणता यानी एनीमिया की स्थिति किसका वजह से उत्पन्न होता है? तो एनीमिया जो होता है वो किसकी वजह से? तो आरबीसी की कमी जब हो जाती है शरीर में तो एनीमिया यानी रक्त क्षीणता कहलाता है, जिसमें आयरन की विशेष रूप से कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक ग्रंथि इसमें से नहीं है? तो अधिवृक्क तो एक प्रकार की ग्रंथि है, यकृत भी एक ग्रंथि है, पीयूष भी एक ग्रंथि है, लेकिन पित्ताशय जो है, गॉल ब्लैडर जो है, वह एक ग्रंथि नहीं होती है, यह एक थैली है। यह एक थैली होती है, यह नाशपाती के आकार का एक थैली होता है। नाशपाती आकार का एक थैली के रूप में पाया जाता है, जिसमें पीत रस इकट्ठा होते हैं। पीत रस इकट्ठा होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? कल भी क्वेश्चन आया था कि प्लाज्मा का प्रतिशत जो होता है वो 55 यानी 60%, 55 से 60% के बीच में प्लाज्मा का प्रतिशत रक्त में पाया जाता है। और इसी प्लाज्मा से जब फाइब्रिनोजीन निकाल दिया जाए, एक प्रकार का प्रोटीन होता है रक्त में, फाइब्रिनोजीन नामक प्रोटीन, जो रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है, अगर इसको निकाल दिया जाए तो शेष भाग रक्त का सीरम के नाम से जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, निम्नलिखित जीव समूहों में कौन सा जीव है जो मुकुलन यानी बडिंग के द्वारा अपना प्रजनन करता है? तो सिलेंट्रेटा कुल का जो जीव जंतु होता है वो अपना प्रजनन जो है वो बडिंग यानी मुकुलन के द्वारा करते हैं। अब सिलेंट्रेटा के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया था यह भी ध्यान रखेंगे, मूंगा, जेलीफिश, सी एनीमोन, हाइड्रा, मूंगा, हाइड्रा, स्पंज, सी एनीमोन, ये सभी को शामिल किया जाता है सिलेंट्रेटा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्तनपायी वर्ग के अंतर्गत इसमें से नहीं आता है? तो स्तनपायी वर्ग के अंतर्गत चूहा आता है, छिपकली को स्तनपायी वर्ग के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, यह जो आता है वो रेप्टिलिया के अंतर्गत यानी सरीसृप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संबंधित है? डीपीटी होता है डिप्थेरिया परट्यूटिस यानी काली खांसी। डिप्थेरिया, ध्यान रखेंगे, डिप्थेरिया, पी से परट्यूटिस और टी से टिटेनस। अब परट्यूटिस का मतलब होता है काली खांसी, या कुकुर खांसी भी कहा जाता है इसे ही परट्यूटिस को। तो पी का मतलब पूछा है तो परट्यूटिस जो होगा वो आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित इसमें से नहीं है? और सही सुमेलित इसमें से सही सुमेलित है, जो पूछ रहा है सही सुमेलित है। आर्सेनिक 74 ट्यूमर की जांच के लिए बिल्कुल सही है। सोडियम 24 रक्त के थक्के की जांच करने के लिए। कोबाल्ट 60 कैंसर की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया था या इसके उपचार में इस्तेमाल किया जाता है? ट्यूमर के उपचार में आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल किया जाता है। रक्त के थक्का जमने के उपचार को दूर करने के लिए सोडियम 24 का इस्तेमाल किया था और कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल किया था। तो सभी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध थे? तो टीके यानी वैक्सीनेशन के लिए जो थे वो एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध थे। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किया था, अतः यही कारण है कि सर्वप्रथम इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। चेचक के टीके का जनक इसे या टीकाकरण का जनक माना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लैंगरहैंस की द्वीपिका यानी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहां पाए जाते हैं? तो अग्नाशय यानी पैनक्रियाज में पाए जाते हैं। पैनक्रियाज के अंतर्गत पाए जाते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनाता है? तो जाइलम जो होता है एक प्रकार का जटिल उत्तक होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एग्जांपल होता है जाइलम और फ्लोएम। तो पौधे में जल और खनिज के परिवहन में सक्षम होता है जाइलम।
जबकि अगर पूछेगा भोजन के परिपक्व भोजन को या पके हुए भोजन को अन्य भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं, तो कोहरा के कारण प्रकाश के प्रकीर्णन हो जाता है की घटना हो जाती है, जिसके कारण से हम लोग इसे देख नहीं पाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है, तो समतल होता है और उत्तल होता है। तो ध्यान रखेंगे, उत्तल एवं समतल एवं उत्तल। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला जो दर्पण होता है वह होता है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। कोई भी प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसे कहा जाता है अभिकारक। ऑप्शन नंबर बी, अभिकारक उसे कहा जाता है। ध्यान देंगे, रासायनिक अभिक्रिया दो भाग में बटा हुआ होता है, दो भाग में होता है। जो अभिक्रिया में भाग लेने के लिए काफी उत्तरदायी होता है, एक तो अभिकारक होता है, एवं जो अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसे प्रतिफल कहा जाता है। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक, और प्रतिफल जो होता है वो बाद में जो बनने वाला होता है, अभिक्रिया के बाद बनने वाला प्रोडक्ट, अभिक्रिया के बाद बनने वाला प्रोडक्ट जो होता है वो प्रतिफल के रूप में जाना जाता है। क्लियर। अब ध्यान देंगे, अगर H2 की अभिक्रिया अगर O2 से करा देते हैं तो बनता है H2O। बैलेंस भी कर देंगे तो इसको 2 लगा देंगे, यहां पे भी 2 लगा देंगे। अब देखेंगे इसमें अभिकारक कौन सा हो गया तो अभिकारक H2 और O2 हो गया अभिकारक, लेकिन ये जो बना इसे ही प्रतिफल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लट्टू को घुमाना किसका एक एग्जाम्पल के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है उसका एक उदाहरण होता है लट्टू का घुमाना। सेंट्रीपेटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल किसे कहा जाता है, जब परिधि से केंद्र की ओर बल लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। परिधि से केंद्र की ओर बल जो लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है, जबकि केंद्र से परिधि की ओर लगा बल जो होता है वह अपकेंद्रीय बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य अवस्था में परिवर्तन हुए बिना अवस्था के सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाना उसे ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन प्रोसेस के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह था, तो ध्यान देंगे मानव के द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह यूरेनस था। ऑप्शन नंबर बी, यूरेनस था। यूरेनस की खोज अगर देखा जाए तो विलियम हर्शल के द्वारा किया गया था। सन 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल के द्वारा किया गया था। अरुण जो ऐसा ग्रह होता है जहां पर सूर्योदय जो है वो पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूरब में होता है। क्यों? क्योंकि यह उल्टा घूर्णन करता है, जिसके कारण से यह रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो निकोलस कोपरनिकस के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। निकोलस कोपरनिकस ने सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल को प्रस्तुत किया था। अब ध्यान देंगे यह है क्या हेलियोसेंट्रिक मॉडल, तो ध्यान देंगे इस सिद्धांत में कोपरनिकस ने यह बताया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है। यह जो है सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, इस चीज की चर्चा पहली बार कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव्य की वाष्पन दर क्या होती है, तो किसी दर की वाष्पन दर जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, द्रव्य के तापमान पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है। चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करती है, ये भी सही है। और द्रव्य की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सभी आपका
सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के विकास किस पंचवर्षीय, कल भी बताए थे, जैसी न से न्याय हो गया वैसी न से 9वीं पंचवर्षीय योजना हो गया। और 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से लेकर 2002 तक रहा था। ध्यान रखेंगे। पंचवर्षीय योजना को याद करने का ट्रिक क्या होता है, 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा, 90 92 पॉकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है। तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के चक्र को समझाता है, वो है फिलिप्स चक्र, फिलिप्स वक्र के रूप में इसे दर्शाया जाता है। यह दर्शाने के लिए मुद्रास्फीति कम होने से बेरोजगारी बढ़ जाती है, ये कहता है। फिलिप्स वक्र क्या कहता है कि मुद्रास्फीति कम होने से बेरोजगारी बढ़ती है तथा मुद्रास्फीति अधिक होने से बेरोजगारी घटती है। क्लियर। मुद्रा, अब देखेंगे, थोड़ा सा लिख लेंगे, बेरोजगारी, बेरोजगारी, तो जब बेरोजगारी बढ़ेगी, इसमें जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति घटेगी, और जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सकल घरेलू उत्पाद में उत्पाद की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है, तब इसे क्या कहा जाता है, एनडीपी कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस, एनडीपी, सॉरी एनडीपी, जीडीपी में लगा दिए, एनडीपी यानी निबल घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंतर्गत इसे शामिल कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी, मानव संसाधन के विकास पर जोर दिया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए तो इसका कार्यकाल 1900, ध्यान रखेंगे, 1992 से लेकर 1997 तक इसका कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2022 की मेजबानी किया। अब 2022 की मेजबानी किया, ये ध्यान रखेंगे, 2023 की मेजबानी किया, ये याद रखेंगे, 2023 की मेजबानी किया, ये इस चीज को ध्यान रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में भूमि सुधार से संबंधित सॉफ्टवेयर चक बिहार का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। आईआईटी रुड़की के द्वारा किया गया है। चक बिहार भूमि सुधार से संबंधित है। प्रत्येक साल 12,000 गांवों में चकबंदी करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। क्लियर। लक्ष्य जो है, लक्ष्य प्रत्येक वर्ष 12,000 गांवों में चकबंदी, गांवों में चकबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब से की गई है। बिहार में बाल बजट की शुरुआत 2013 से 14 में की गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही है। ध्यान देंगे, बाल बजट जो है बाल कल्याण से संबंधित सभी योजनाओं के वितरण और उसके प्रस्तुतिकरण के लिए यह योजना को लाया गया है, जो 2013 से लेकर 2013-14 से लेकर 2018-19 के बीच बच्चों के विकास पर व्यय जो है वो 23.3% रहेगा। ध्यान देंगे, 2013-14 से लेकर 2018 से 19 तक बाल विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए, बाल विकास हेतु 23.3% की दर से 23.3% की दर से खर्च किया जाएगा, की दर से खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना की शुरुआत किया है। तो ओडिशा सरकार के द्वारा बलराम योजना की शुरुआत किया गया है। इस योजना के सरकार के द्वारा 7 लाख भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। ध्यान देंगे, बड़ा अच्छा है। इस योजना के तहत क्या होगा, तो 7 लाख के तहत क्या होगा, 7 लाख भूमिहीन किसानों को, 7 लाख भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य निर्धारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के चकहाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई
टैग प्रदान किया गया है? तो मणिपुर के चावल चक हाओ को मणिपुर का है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अमेरिका के द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नूरा अल मतौसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है? यूएई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टाइम फॉर मर्सी पुस्तक के लेखक इनमें से कौन सा है? जॉन ग्रीशम, ऑप्शन नंबर सी। जॉन ग्रीशम जो है वो अ टाइम फॉर मर्सी पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर जो है वो केवड़िया बन गया है, ध्यान रखेंगे। और यह केवड़िया जो है वह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि कौन रही थी? प्रणति नायक रही थी। प्रणति नायक रही थी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा 75 क्वेश्चन जो बीएसएससी स्पेशल कहेंगे या 68वीं बीपीएससी पीटी के लिए कहेंगे, बीएसएससी पीटी और मेंस दोनों के लिए, बिहार दरोगा पीटी और मेंस दोनों के लिए कहेंगे। सेट प्रैक्टिस आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और कोई कमी रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल आप सेट प्रैक्टिस देखते हैं तो लाइक जरूर किया कीजिएगा, इसके अलावा शेयर भी कर दिया कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी इसका लाभ पहुंच सके। आज की सेवा को देते हुए विराम, फिर मिलेंगे अगले सेट प्रैक्टिस में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।